जी धन्यवाद बोरा साहब। सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ हमेशा कि जब मेले में कोई बच्चा माँ के साथ जा रहा होता है तो माँ के साथ उसे 2 कदम आगे 2 कदम पीछे रहना होता है ताकि वो माँ से बिछड़ ना जाए। ज्यादा दूर जाएगा तो बिछड़ जाएगा, ज्यादा पीछे रहेगा तो बिछड़ जाएगा। ठीक इसी तरह एक नेता को भी जनता से 2 कदम आगे, अगर जनता को लीड करना है तो 2 कदम आगे रह के लीड करना चाहिए, ज्यादा आगे रह करके नहीं, वरना जनता पीछे छूट जाएगी, नेता आगे निकल जाएगा। यानी कि नेता की सोच जनता को साथ लेके चलने वाली हो, या जनता की बात मानते हुए 2 कदम पीछे चल, जनता को अगर फॉलो करना है। ज्यादा दूरी आदमी को अलग थलग कर देती है। यही हाल आज हमारे सोशियो पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स क्षेत्र में हो रहा है कि हमारे जो नेतागण हैं वो जनता से बहुत आगे निकल गए हैं, जनता को पीछे छोड़ दिया है। जनता भटक गई है, रास्ता दिखाने वाला कोई रहा नहीं। कंफ्यूजन की स्थिति इन्होंने हर तरफ पैदा कर दी। और ये कंफ्यूजन की स्थिति इसलिए पैदा हुई है वोरा साहब कि पूरा जो एक पूंजीवाद है, ये अपने घोर संकट के दौर से गुजर, डिलीवर कर नहीं सकता, गरीबी दूर कर नहीं सकता, महंगाई घटा नहीं सकता, रोजगार बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि ऑटोमेशन के दौर में है, पूंजी एकाधिकार के दौर में चल रही है, ऑटोक्रेसी का दौर आ गया। तो राजनीति में भी आपको वही ऑटोक्रेसी झलकेगी। जो आर्थिक क्षेत्र में हो रहा है कि पूंजी चंद हाथों में जा रही है, तो राजनीति भी चंद हाथों में जा रही है, राजनीति उसको फॉलो कर रही है। ये स्थिति समाज की हो गई है। तो समाज के नायक हैं वो भी कुछ हाथों में ही चले गए हैं। कुछ दबंग लोग गांव के होते हैं, 4-5, पूरे गांव को वही चलाए फिरते हैं। वही शहर के अंदर हालत है। हो ये रहा है बोरा साहब कि इन लोगों ने, इनकी पॉलिसी जो है आरएसएस के हाथ में, भाजपा उसका विंग है। राजनीति असल में भाजपा नहीं कर रही, हम यही समझ गलत करते हैं। राजनीति आरएसएस कर रही है, जो अपने आप को सांस्कृतिक संगठन कहता है। हमेशा हमें जब भी कोई आकलन करना हो, राजनीतिक आकलन करना हो, सांस्कृतिक आकलन करना हो, आर्थिक आकलन करना हो, तो आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि पूरे देश में आरएसएस ही एक सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, वो सांस्कृतिक संगठन नहीं है। अब हम बढ़ते हैं आगे। जो आप पहले हम आते हैं टैरिफ। टैरिफ का मुकाबला जो अभी आपने जिक्र किया कि हमारे उत्पाद बहुत घटिया स्तर के हैं, वो इसलिए है कि हमने अपने जो कुशल मजदूर थे उनको टेक्निक से लैस नहीं किया। सस्ते कॉस्ट कटिंग के चक्कर में हम वो चीज ले ही नहीं आ पाए कि अपनी क्वालिटी सुधार दें। और हम अपने बाजार में टिके कैसे? वो हमारी घरेलू खपत तो हो गई, बाहरी खपत के लिए जैसे हिमाचल का सेब है या और हमें गारमेंट सप्लाई करने हैं, तो हम तो बढ़िया बढ़िया से कारीगर हैं, बढ़िया माल है, बढ़िया टेक्सटाइल है, बढ़िया कपड़ा है, वो सब हम बाहर भेज रहे हैं। लोकल खपत उनकी है नहीं, लोकल खपत तो घटिया माल की है। तो आप क्वालिटी में आपने सुधार नहीं किया, आपने शिक्षा की क्वालिटी में सुधार नहीं किया। शिक्षा का निजीकरण करने से ये हुआ कि जो कुशलता आनी चाहिए तो कुशलता नहीं आई। डिग्रियां बेच डाली आपने, 10-10 लाख, 20-20 लाख, 50-50 लाख लेके डिग्रियां बेच डाली आपने, लेकिन उनको ट्रेन नहीं किया। यूनिवर्सिटी में फैकल्टी नहीं है, आप डिग्री लेके बाहर आ गए तो दोहरी चीज हो गई। एक तो डिग्रीधारी हो गए आप और बेरोजगार हो गए। तो आपकी तो क्वालिटी, डिग्री की भी क्वालिटी बहुत घटिया है, तो उत्पाद की क्वालिटी क्या होगी? यही चीज हमारी राजनीति में आ रही है। जिनके अभी जैसे प्रफुल्ल साहब ने जिक्र किया, शैली साहब ने जिक्र किया कि पूरे इनकी जो कंफ्यूजन स्थिति है, इनकी समझ ही घटिया है। वैश्विक समझ इनकी है ही नहीं, तो विश्व गुरु कहां से बनेंगे? ये जब इनके पास आगे का कोई रास्ता नहीं तो पीछे की तरफ झांकते हैं। हनुमान जी पहले अंतरिक्ष यात्री थे, चलिए। सर्जरी सबसे पहले हमारे यहाँ हुई, चलिए। हमारे जो क्या नाम है, इसरो के इंचार्ज हैं, वो तक तो उल्टी बातें करते हैं। अंतरिक्ष में यान भेजने वाला आदमी भी पूजा कर रहा है बैठा हुआ, नारियल फोड़ रहा है बैठा हुआ। तो आप भाषण दे रहे हैं, शिवराज चौहान कह रहे हैं कि साहब हमारे यहाँ जो है वो क्या बोलते हैं कि वो थे उड़नयान पहले आ गए थे हमारे यहाँ। तो इनके यहाँ तो सब कुछ पहले था, आगे तो कुछ है ही नहीं। उपयोग नहीं करते वो पुष्पक पे, ये लोग पुष्पक पे जाते नहीं, पुष्पक एयरलाइंस को यूज नहीं करते लोग सर। ये बोइंग की एयरलाइंस को यूज करते हैं, एयरबस को यूज करते हैं सर ये। बस
तो वो तो जब ये हर चीज इनके पास पहले से थी तो ये इसका क्वेश्चन नहीं पूछते बर्बाद क्यों हुए आप? जब आपके पास सब कुछ था तो बर्बाद क्यों हुए? इस क्वेश्चन के पूछते के साथ ही भाग जाते हैं। बर्बाद इसलिए हुए कि आपने ज्ञान के स्रोत सुखा दिए। नालंदा को किसने किसने डिस्ट्रॉय किया? और यहाँ के संस्थान को कौन डिस्ट्रॉय कर रहा है? जेएनयू को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपने खराब कर दी, 2 आने के प्रोफेसर आपने सब जगह नियुक्त कर दिए, मतलब छोटे कद के लोग बड़े पदों पर बिठा दिए। तो क्या उम्मीद करेंगे? क्या उनसे आप बड़ी आशा करेंगे? आपका बस वो आपकी विचारधारा होना चाहिए, योग्यता कोई माने नहीं है। तो इनके यहाँ मोदी जी खुद डिग्री अपनी दिखाने के लिए बच रहे हैं, और डिग्री इसलिए दिखाना चाहते हैं कि वो शपथ पत्र में दिया हुआ है, इनकी सदस्यता जा सकती है, इसलिए नहीं दिखाना चाहते, वरना क्या दिक्कत थी दिखाने में? तो आप लोग, इनके पास कोई विजन ही नहीं है, और जब विजन नहीं होता वोरा साहब, तो विजन ना होने से हम चाहे समाज के नायक हों, चाहे हम अर्थशास्त्र के ज्ञाता हों, चाहे हम राजनीति के हमारे कमान हमारे हाथ में हो, हमारे पास जब विजन नहीं होता तो हम पैदल हो जाते हैं। बिना विजन का आदमी ही नहीं रहता। आदमी एक आदमी की बुद्धि वो है जो आपके पास विजन लेके विजनरी लेके आगे चलता। और अब सवाल संकट का, संकट आया क्यों? क्योंकि पहले हमारे पास कारपोरेट जो हमारा था भारत के अंदर, वो राष्ट्रीय स्तर का था। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर के कारपोरेट आ गए। अब मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि पूरे देश को 15 अरबपति चला रहे हैं। ये भी एक रिपोर्ट शायद आपने पढ़ी होगी, कहीं अमेरिका के लोगों ने, कोई उनका सेक्रेटरी है उसने रिपोर्ट दी है। 15 अरबपति इस देश को चला रहे हैं। जब पूरा एकाधिकार, ऑटोक्रेसी और अघोषित इमरजेंसी, किसी को बोलने नहीं देना, सवाल पूछने वाले को आपने दबा देना है और उसको जेल में डाल देना है, देशद्रोह का आरोप लगा देना है, तो आप लगे रहिए ट्रम्प, माय डियर ट्रम्प करना है, अब की बार ट्रम्प सरकार करनी है। मैं कल देख रहा था वो साहब, एक सोशल मीडिया पे बहस चली, हमारे पत्रकार जो क्षेत्रीय पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार जो आईटी सेल की, जो उनकी जो अब ट्रम्प को गालियां दे रहे हैं, वो ढकेल रहे हैं सोशल मीडिया। एक बंदे ने उसको वीडियो दिखाई कि तू ये ट्रम्प सरकार किसने कहा था। तो आप देखिए, राजनीति में, विदेश नीति में जितना मौन रह के आदमी काम कर सकता है, फेंक करके, भाषण दे के, चिल्ला के आप काम नहीं कर सकते। इन्होंने मनमोहन जी का मजाक उड़ाया कि मौन रहते हैं, नरसिम्हा राव का मजाक उड़ाया कि मौन रहते हैं। अरे आप जो फेंक के आते हो वो भुगतनी पड़ रही है। रही बात के वो भारत के लोग घमंडी हैं, भारत कभी घमंडी रहा, हमारी सरकार घमंडी हो सकती है। जो आकलन आप बता रहे थे अभी, जो अमेरिका वाले कर रहे हैं कि भारत बहुत घमंडी है, भारत कभी घमंडी नहीं रहा, लेकिन हमारे पास सरकार घमंडी आ गई है किस्मत से। उस घमंडी सरकार का खमियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। और अब ये जब ये कहते हैं, एक प्रचार और कर रहे हैं कि कुछ नहीं बिगड़ेगा था, अमेरिका ने खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है, टैरिफ आ गया तो हमारे लिए वरदान साबित हो गया। अरे तुम्हारे लिए क्या वरदान साबित हो गया? तुम्हें खड़ा होने में अभी 20 साल लगेंगे, और 20 साल चाइना के बराबर आने में 40 साल लगेंगे। आप मुकाबले में घटिया क्वालिटी के उत्पाद होते हैं, आप कहीं मुकाबले में है ही नहीं। अब कपास आपने खोल दिया, अब कपास के नतीजे आप बता रहे हैं कि नतीजे अभी 4-6 महीने में, बिहार चुनाव से पहले पहले कपास के नतीजे आ जाएंगे बोला था। और जैसे कपास के नतीजे आएंगे, बिहार चुनाव भी बहुत बुरी तरह प्रभावित होगा, और धीरे धीरे सारी चीज खोलेंगे। किस्तों में, बकरा किस्तों में काट रहे हैं। ये एक पाकिस्तानी ड्रामा आता है ना, बकरा किस्तों में आपने देखा बकरा किस्तों में काट रहे हैं। अरे एक साथ काटने की हिम्मत ही नहीं है, ना एक साथ काट पाएंगे ना एक साथ खा पाएंगे। तो बकरा, अब कपास खोल दी, कल सोयाबीन खोल देंगे, फिर मक्का खोल देंगे, फिर सारी चीज खोल देंगे, रास्ते खुले हुए हैं ताकि किसान आंदोलन न भड़के, इसलिए कि बकरा किस्तों में काट रहे हैं। जी बिल्कुल। तो स्थिति ये है वोरा साहब कि इनके पास कोई विजन नहीं है, और विजन आदमी का उसी का होता है जिसके अंदर ईमानदारी होती है। मेरे एक दोस्त थे, मैं अपनी बात कह खत्म करूंगा। मेरे एक दोस्त थे आरएसएस के, बहुत धुरंधर आदमी, इतिहास बदलो समिति के कुछ मेंबर वगैरह भी थे वो। तो बोले साहब, जब 2014 में वोरा साहब चुनाव हुए तो उनकी मेरी बहस हो गई। बोला अब हम क्या करेंगे? मैंने कहा अब आप एक दलीय प्रणाली की तरफ कदम बढ़ाओगे। ये 2014 में मेरी उसकी बात हो रही थी। बोला साहब चाइना में एक दलीय प्रणाली है, हम चले जाएंगे तो क्या होगा? मैंने कहा फर्क है, चाइना पे आज एक दलीय प्रणाली है, उसके 85% लोगों का विजन है। आप एक दलीय प्रणाली लाओगे तो 15% का विजन आपके पास है, 85% का विजन रखोगे तब एक दलीय प्रणाली चलेगी, वरना चलती नहीं एक दलीय प्रणाली भी।
तानाशाही भी तभी चलती जब 85% लोगों की बात करें, उनकी भलाई की बात करें। तो 15% लोगों की भलाई के लिए ना तो लोकतंत्र चलेगा, ना तानाशाही चलेगी, ना समाज व्यवस्था चलेगी, ना राजनीति चलेगी। जी दूसरे चक्कर में आते हैं